एक दूसरे के सहारे से बुढ़ापा अच्छे से बीत जाए वही बहुत है। सावित्री जी अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे और बहू के साथ रहने चली गई। उनका जीवन एकदम बदल गया था। पति का साथ तो छूटा ही, लेकिन साथ ही 40 साल की जमी जमाई गृहस्थी और घर भी छूट गया। और उनके साथ ही उनका आस पड़ोस और सहेलियां भी, जो हर सुख दुख में साथ रहती थी। यहाँ पर बहू तो अच्छी थी, पर जो थोड़ा बहुत सामान सावित्री जी वहाँ से उठा कर लाई थी, बहू को उसी से ही लगता कि फ्लैट भर गया। सुबह सुबह उसे सावित्री जी का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाकर रखना पड़ता था। 2 रोटी तो सावित्री जी खुद भी बना सकती थी, पर उनकी बहू रोशनी को लगता था कि रोटी तो बना ही रही हूँ, तो सासू माँ की भी रोटी बनाकर रख देती हूँ। शायद उसको सावित्री जी का उनके किचन में घुसना ज़्यादा पसंद नहीं था। दूसरा, वो अपने पति के बारे में भी सोचती थी कि कहीं वो ये ना कहें कि तुम मेरी माँ के लिए 2 रोटी भी नहीं बना सकती, जो माँ खुद बना रही है। एक दो बार सावित्री जी ने कहा कि मैं रोहन के लिए हलवा बना देती हूँ, जो उसे बहुत पसंद था, लेकिन उनके बेटे और बहू ने मना कर दिया। वो बोले कि रहने दो माँ, आप आराम करो, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। शायद उनको भी लगता था कि माँ ने सारी उम्र पूरा घर संभाला है, तो अब माँ को आराम मिलना चाहिए। दोनों ही शायद सावित्री जी को आराम की ज़िंदगी देना चाहते थे। पर सावित्री जी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी काम किया था, अब खाली बैठकर करती भी तो क्या। उनके दोनों पोता पोती भी बड़े थे। वो स्कूल से आते और फिर अपना होमवर्क करने बैठ जाते, और बाकी का टाइम वो लोग अपने में ही मस्त रहते थे। छुट्टी वाला दिन भी उनका पढ़ाई में ही निकल जाता। सावित्री जी सारा दिन तीसरी मंजिल की बालकनी से झांक झांक कर थक गई थी। उन्हें लगने लगा था कि उनका जीवन सिर्फ खाने के और सोने के लिए है, कोई बात करने वाला नहीं था। वो सारा दिन अकेले रह रह कर बोर हो गई थी। उनके बेटे और बहू शाम को 6 बजे तक ऑफिस से आते और फिर अपने अपने काम में लग जाते थे। उनकी बालकनी से सामने वाला पार्क दिखाई देता था। अपने बेटे और बहू से पूछकर सावित्री जी ने शाम को वहाँ जाना शुरू किया। रात को 8 बजे तक वो पार्क से आती और फिर खाना खाती और सो जाती। अब उन्हें जल्दी नींद भी आने लगी थी, क्योंकि वो थोड़ा थकने लगी थी। पार्क में उनकी कुछ लोगों से जान पहचान हो गई थी। एक दिन पार्क में उन्हें कविता मिली। बातों बातों में पता चला कि उसकी सास की डेथ 1 महीना पहले ही हुई है। उसके बच्चे बहुत छोटे थे, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, इसीलिए 1 महीने से छुट्टी ली हुई है। इस वजह से वो काफ़ी परेशान भी थी। इसीलिए सावित्री जी ने उससे कहा कि बेटा, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो तुम्हारे बच्चों को मैं रख लिया करूँगी। शायद सावित्री जी के इसी स्वभाव के कारण छोटे शहरों के लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और जल्दी ही आस पड़ोस की मदद करने को भी तैयार हो जाते हैं। ये सुनते ही कविता ने झट से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ रहती हैं। तो सावित्री जी के मुंह से एकदम से निकला कि मेरा नाम सावित्री है, मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहती हूँ। मैं रोशनी की सास हूँ, जो कि स्कूल में टीचर की जॉब करती है, और मेरा बेटा रोहन भी एक आईटी कंपनी में काम करता है। कविता की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई थी। सावित्री जी ने रोशनी और रोहन को भी मना लिया था। रोहन ने ना चाहते हुए अपनी माँ को हाँ बोल दिया, क्योंकि उसे लगा कि माँ अकेली बहुत उदास रहती हैं। थोड़ा बहुत लोगों से मिलेंगी, उनके साथ बात करेंगी, बच्चों के साथ वक्त बिताएंगी, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और उनका मन भी लगा रहेगा। रोहन ने नीचे किसी के फ्लैट का एक कमरा किराए पर ले लिया। उसमें सावित्री जी सुबह तैयार होकर जाती और कविता भी अपने बच्चों को उस कमरे में शांति जी के पास छोड़ जाती थी, और शाम को जब ऑफिस से आती तो उन्हें अपने साथ ले जाती। अब कविता भी निश्चिंत होकर अपनी नौकरी पर जाने लगी थी, और दूसरी तरफ बच्चे भी सावित्री जी के साथ बहुत खुश थे। कविता के बच्चों को देखकर कुछ और माता पिता भी सावित्री जी को कहने लगे कि आप हमारे बच्चों को भी रख लीजिए। उनके पास इस तरह से 6-7 बच्चे और आने लगे। अब सावित्री जी को पता ही नहीं चलता था कि दिन कब बीत गया। वहाँ काम वाली बाई, जो आसपास के घरों में काम करने आती थी, उनकी बेटियों को भी सावित्री जी फ्री में पढ़ाने लगी, और वो सावित्री जी के कमरे की साफ़ सफाई कर जाती थी और बच्चों को खाना वगैरह गर्म करके दे जाती थी। एक दिन काम वाली बाई से ही पता चला कि पास में 10 नंबर वाली की सास बहुत दुखी रहती है। उनकी बहू बहुत परेशान करती थी। बाई से कहकर सावित्री जी ने सुशीला जी को अपने पास बुलाया, उनकी पूरी बात सुनी और फिर उन्हें कहा कि तुम मेरे पास इस कमरे में आ जाया करो। जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हें सिलाई का काम बहुत अच्छे से आता है, तो हम लोग यहाँ गरीब लड़कियों को सिलाई सिखाया करेंगे। वैसे भी मेरी सिलाई मशीन ने घर में जगह घेर रखी है, इसी बहाने कुछ गरीब लड़कियों का भला हो जाएगा।
और वो आत्मनिर्भर बन जाएंगी। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, लेकिन इस तरह से हमारा बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाएगा। सुशीला जी को भी ये बात अच्छी लगी और अगले दिन ही वो सावित्री जी के पास आने लगी और वो रात को 8 बजे घर वापस जाती। सुशीला जी की बहू भी बहुत खुश थी कि पूरे दिन के लिए घर से बला टली, और सुशीला जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ दिनों में ही वो बहुत तंदुरुस्त दिखने लगी थी। इसी तरह से सावित्री जी को एक और महिला के बारे में पता चला, तो वो उसे भी अपने पास बुलाने लगी। अब वो कमरा छोटा पड़ने लगा था। उन्होंने रोहन को कहकर 2 बड़े बड़े कमरों का इंतज़ाम करवाया। सभी औरतें इतनी संपन्न तो थी कि वो मिलजुल कर उन कमरों का किराया दे सकें। जिसके पास कोई साधन नहीं था, सावित्री जी उनसे किराया देने के लिए कहती भी नहीं थी। किराया देकर भी सब महिलाएं बहुत खुश थी। उन्हें टाइम पास करने के लिए इतनी अच्छी जगह जो मिल गई थी। वहाँ वो सब हंसती खेलती, एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटती थी और समाज के लिए कुछ अच्छा भी करती। दरअसल वो सब बहुत अकेली थी और उन्हें कोई चाहिए भी था जो उनके साथ अपने सुख दुख बांटे, उनके साथ बात करे। जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें यहाँ मिल रहा था। धीरे धीरे महिलाओं की संख्या बढ़कर 12 हो गई। सावित्री जी सभी को कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा देती थी। कोई पार्क में या सड़क के किनारे पेड़ लगवा रही है, कोई अचार और मुरब्बा बनाना सिखा रही थी, तो कोई कढ़ाई बुनाई करना, और कोई पेंटिंग करना, तो कोई सिलाई करना। इसी तरह से वहाँ का पूरा माहौल एक त्योहार में बदल गया था। सब महिलाएं बहुत खुश दिखती थी और उनकी तबीयत भी हमेशा अच्छी रहती थी। अगर किसी को ज़रा सा कुछ भी हो जाता तो दूसरी तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाती, और आसपास की बाई भी खुश होकर उनका काम करती थी, क्योंकि उन्होंने उनके बच्चों को बहुत कुछ सिखा दिया था, उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया था। वो तो कहती कि हम तो सावित्री जी और इन महिलाओं का कर्ज 7 जन्म तक भी नहीं उतार सकते। इन सभी महिलाओं को पूरे मोहल्ले में जानने लगे थे, उन्हें सम्मान देने लगे थे। एक दिन जब कविता अपने बच्चों को लेने आई तो रोशनी उसे गेट पर मिली। कविता ने उससे पूछा, आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा, आप कहाँ रहती हैं? तो रोशनी ने कहा कि मैं सावित्री जी की बहू रोशनी हूँ। तो कविता के दिमाग में एकदम से पिछले साल वाली बात याद आ गई, जो कि सावित्री जी ने कविता से बोली थी, जब सावित्री जी ने कहा था कि मैं रोशनी की सास हूँ, जिनका परिचय इस शहर में यही था। लेकिन एक ही साल में ये परिचय बिल्कुल उल्टा हो गया। कविता को लगा कि अगर सभी बुजुर्ग सावित्री आंटी की तरह सोचने लगें तो हर घर में कितनी शांति हो जाएगी, और दूसरा, पूरे समाज को बुजुर्गों के अनुभव उठाने का फ़ायदा भी मिल पाएगा और सभी का बुढ़ापा कितने अच्छे से कटेगा। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।